नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बगाड़े फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। आज के इस दिन में दिन हमारा छठा है और कक्षा है 10वीं और दिनांक है 6 जुलाई 2021। और इस दिन हमें सेतु अभ्यास में जो क्षेत्र दिए हैं वो क्षेत्र इस प्रकार हैं: श्रवण, पठन, लेखन, भाषण। इन 4 क्षेत्र पर हमें अलग अलग प्रकार की कृतियां करनी है। इसमें देखिए अपेक्षित कौशल कौन कौन से हैं। पहला है छात्र एकाग्रता से समझकर श्रवण करेंगे। एकाग्रता से सुनिए और सुनने के बाद उसे समझ लीजिए। और ये जो बात है ये बड़ी ज़रूरी बात होती है हर भाषा में। जो भी भाषा है उस भाषा को अगर हमें सीखना है तो उसे एकाग्र भाव से सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे समझकर सुनना है। तो यह एक अपेक्षित कौशल है। इसके अलावा अगला है छात्र कविता का पठन करेंगे। जो कविताएं हैं इन कविताओं का पठन करना आना चाहिए। और तीसरा है छात्र पद्य विधा को समझकर सूक्ष्मता से कविता का रसास्वाद लेने में सक्षम बनेंगे। और इस तरह से कोई भी कविता हो तो इस कविता को ठीक तरह से समझकर सूक्ष्मता से, यानी वो कविता में जो भाव आए हैं, जो सौंदर्य दिया है, इसकी आनंद की प्राप्ति उस छात्र को होनी चाहिए। और इसे पूरा करने के लिए संकल्पना है पद्य। इसमें सबसे पहली कृति दी है आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित कविता की सहायता से छात्रों से विचार विमर्श करेंगे। पद्य विधा का पूर्व ज्ञान जांच लेंगे। अध्यापक को यह कविता पढ़ाने से पहले क्या करना है, जो कविता है इस कविता के बारे में, कविता इस विधा के बारे में, इस प्रकार के बारे में छात्र को कितना ज्ञान है, कौन सी जानकारी वह रखता है, सबसे पहले यह हमें जांचना है एक अध्यापक होने के नाते। इसके अलावा अध्यापक कविता के उद्देश्यों पर छात्रों में गुट चर्चा करके छात्रों में आत्मविश्वास निर्माण करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस कविता का उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य छात्रों में गुट चर्चा करके छात्रों में एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा करना है, निर्माण करना है कि वह भी कविता का रसास्वादन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक कविता की पंक्तियाँ दी हैं जो पिछले साल में थी और गुलजार जी इसके कवि थे और इन्होंने यह कविता बड़ी सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत की थी। और फिर भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आपको दी है। देखते हैं यह कविता। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती हैं। बहुत कुछ तह बेतह चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। गुलजार जी ने यह जो कविता लिखी है, इस कविताओं में हम किताबें पढ़ने के लिए किसी वाचनालय में, ग्रंथालय में नहीं जाते। आजकल ये वाचनालय, ग्रंथालय जो हैं वह ओस बढ़ गए हैं, वहाँ पर कोई ज़्यादा समय नहीं रहता। ऐसा क्यों? एक ज़माना ऐसा था कि जब भी समय मिलता था तो लोग ग्रंथालय में जाते थे, वहाँ पर बैठकर घंटों किताबें लेकर बैठ जाते थे, उसे पढ़ते थे, उसका आनंद उठाते थे। लेकिन आज की इस आधुनिक जीवन शैली में सब कुछ बदल गया है, इंसान भी बदल गया है। और ऐसे इंसान को जो मोबाइल है, टीवी है, वो बड़े प्यारे लगते हैं, किताबों से उसका रिश्ता कट गया है। और ये किताबें
अलमारी में बंद रहती हैं, लेकिन अलमारी में जो कांच होती है, इस कांच के दरवाजे से वो झांक कर बाहर देखती हैं कि शायद कोई व्यक्ति आएगा और उसे अपने हाथों में लेगा और उसके पन्नों को पलटेगा। लेकिन यह तो उसकी हसरत हसरत ही रह जाती हैं। और इसीलिए कवि ने ये जो अगली पंक्तियाँ दी हैं तो उसमें वह बताते हैं कि ये किताबें अब इसे हाथ कोई नहीं लगाता, और कई दिनों से नहीं, कई सालों से वो वैसी ही अलमारी में पड़ी हुई हैं और इससे उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी हैं। और आज अगर मैं जब कोई किताब अपने हाथ में लेता हूँ, उसके एक एक पृष्ठ को जब खोलता हूँ, तब मुझे रोने की आवाज़ आती है। शायद ये किताब रो रही है। क्यों रो रही है? उसको क्या दुख है? तो उसका ये दुख है कि वह एक किताब है और उसे अगर कोई पढ़ता नहीं तो इससे बड़ा अपमान उसका नहीं है। और इसीलिए ये किताबें आजकल रोती हैं। जब हम इसके एक एक पृष्ठ को पलटते हैं, वैसे वैसे एक एक पृष्ठ में से अनेक सिसकियां निकलती हैं, रोने की आवाज़ आती हैं। दोस्तों, यह खस्ता हालत हुई है किसकी? किताबों की। और यही हालत गुलजार जी ने यहाँ पर अपने सशक्त कविता में व्यक्त की है। वो कहते हैं कि इस किताब में ढेर सारे शब्द भरे हुए हैं, ऐसे शब्द कि जिससे काफ़ी बड़ा गहन अर्थ निकलता है, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि लोग ऐसे पुस्तकों को खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यानी कल्प वृक्ष तो है, लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर इच्छा तो पूर्ण होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे छाया में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यह एक सबसे बड़ी दुख की बात होती है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये जो किताब हैं, ये किताबें ऐसी लगती हैं जैसे कोई सूखा हुआ पेड़ हो, कटा हुआ पेड़ हो। उसे हम पेड़ तो कह सकते हैं, लेकिन पेड़ की विशेषता उसके अंदर होने के बावजूद भी वह सूखा हुआ पड़ा है। उसके अंदर जो अल्फाज है, जो शब्द हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि नीरस हो गए हैं और जिन पर कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। एक ऐसा पेड़ जो पूरी तरह से सूख गया है, उस पर दोबारा फल नहीं आ सकते हैं। ऐसी हालत, खस्ता हालत इन किताबों की हो चुकी हैं। अब देखिए, पुराने ज़माने में जब किताबें हुआ करती थी तो ये जो किताबों के पृष्ठ थे, पन्ने थे, उसे पलटने में एक प्रकार का मज़ा आता था। जब नई किताब बाजार से लाई जाती है तो उसकी खुशबू सूंघ कर देखिए कितनी सुहानी होती है, क्योंकि वह नई किताब होती हैं। और इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब मैं अपने हाथ में किताब लेकर बैठ जाता था तो उसका जायका, उसका स्वाद मेरी जीभ पर दिखाई देता था। मैं उसका स्वाद लेता था। क्यों? क्योंकि पन्ना पलटते समय कई बार हम क्या करते हैं, उंगली अपने मुंह में डालते हैं और जब वह गीली हो जाती है उंगली, तब उस उंगली से, गीली उंगली से हम पृष्ठों को पलटते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार का जायका, एक प्रकार का स्वाद हमारी जीभ पर लगा रहता था। लेकिन आजकल क्या बताऊं दोस्तों, ये जो किताबें हैं वो गायब हो चुकी हैं और ये सारी किताबें हमारी मोबाइल पर आ गई हैं, संगणक पर आ गई हैं। जो पन्ना पलटना है तो बस उंगली से एक क्लिक कीजिए और देखते ही देखते आपके सामने नया पृष्ठ आ जाएगा। लेकिन जो किताब हाथ में लेकर उसका पृष्ठ पलटते समय वो उंगली अपने मुंह में डालना और उससे वो पन्ना पलटना, उसमें जो मज़ा था, ये सारा मज़ा अब किरकिरा हो चुका है। बस उंगली के एक क्लिक से क्या हो जाता है, झपकी गुजरने से पहले ही अगला पृष्ठ आ जाता है, नई नई जानकारियां हमारे सामने खुल जाती हैं। और इस तरह से हमारा जो किताबों के साथ एक प्रकार का रिश्ता था, जो नाता था, आज के ज़माने में वह टूटा हुआ है। तो जो पुस्तक का स्वाद लेना हो
या फिर उंगली से उसे पलटना हो, उसमें जो मज़ा आता था वह बस एक क्लिक करने में मज़ा नहीं आता। और इस तरह से इस काव्य पंक्तियों में गुलजार जी ने किताबों का दुख क्या है उसे प्रकट करने का प्रयास किया है। अब देखिए इस कविता पर कृतियां दी गई हैं, वो कृतियां कौन सी हैं। अध्यापक छात्रों को ऊपरयुक्त पद्यांश सुस्वर सुनाएंगे। सुस्वर अच्छी आवाज में, सुंदर आवाज में अध्यापक को इस पद्यांश को सुनाना है अपने बच्चों को। अध्यापक छात्रों को सुस्वर प्रकट पठन करने को प्रेरित करेंगे और बच्चों को यह जो कविता है उसका पठन करने के लिए, और वो भी कैसे, सुस्वर, अच्छे स्वर में उसे यह कविता का प्रकट वाचन उसे करवा लेना है। अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न पूछकर आशय समझ लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो नीचे प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को छात्रों को पूछना है और इसके उत्तर के रूप में हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, आपका प्रिय शौक कौन सा है। अब इसका उत्तर मैंने जानबूझकर यहाँ पर नहीं दिया, बच्चों इसे सोचिए क्योंकि हर एक का उत्तर अलग अलग होगा। तो बताइए कि आपका प्रिय शौक कौन सा है। इसके आगे आपने अगर लिखा तो भी चलेगा, अगर नहीं कापी में लिख रहे हैं तो नोटबुक में प्रश्न लिखिए और उसके नीचे उसका उत्तर लिखिए। यह उत्तर आपको लिखना है। दूसरा है, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या। अगर अच्छा लगता है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, जो भी है सच्चाई वहाँ पर लिख दीजिए। तीसरा, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। आज तक आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी जो भी हैं, आपने जो भी पढ़ा है उन किताबों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। चौथा देखिए, आपकी सबसे प्रिय किताब का नाम क्या है। आपने जो किताबें पढ़ी उसमें से कौन सी किताब आपको सबसे प्रिय लगी, अच्छी लगी, वो लिखना है। और पांचवा है, आपके प्रिय लेखक कौन हैं। आपके प्रिय लेखक, उनका नाम क्या है, वो यहाँ पर लिखना है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें शिक्षक जो हैं, शिक्षक इस संकल्पना को और दृढ़ करने के उद्देश्य से सर्वसमावेशक पद्यांश को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर पद्य विश्लेषण हेतु प्रोत्साहित करेंगे। अब यहाँ पर एक कविता दी है, इस कविता के द्वारा इस पद्यांश को छात्रों के सामने रखना है, उनके गुट बनाने हैं और आपस में चर्चा करते हुए इस पद्य का विश्लेषण करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। देखिए कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ऐसी चार पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। इसका मतलब तो आपको मालूम ही है, जैसे कि हमारी वाणी यानी भाषा, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, बड़ी ही मृदु होनी चाहिए। इसमें शहद घोला हुआ होना चाहिए, कड़वी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसी बात करता है उसकी जो दुनिया होती है वह दोस्त बन जाती है, दुश्मन नहीं होती, क्योंकि उसकी वाणी में क्या है, मीठापन है। मीठापन यानी अपनेपन की भावना है। और कवि आगे कहते हैं कि चुप रहना, कईयों को ऐसा लगता है कि नहीं चुप रहना है, तो चुप रहने के वैसे अनेक फायदे हैं, लेकिन फिर भी समय आता है तो अपने समय पर इस जुबान को, अपने मुंह को खोल देना चाहिए, बोलना चाहिए स्पष्ट रूप में। तो वैसे चुप रहने के कई फायदे हैं, लेकिन फिर भी समय आने पर, समय पड़ने पर हमें अपनी जुबान खोलनी है यानी बोलना है। अब देखिए इस पंक्तियों पर नीचे कृतियां दी गई हैं। अध्यापक छात्रों को उपरयुक्त गद्यांश को सुस्वर गाने हेतु प्रेरणा देंगे। इसके अलावा अध्यापक पद्य के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्यांश के विश्लेषण हेतु छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। अब इस पद्यांश में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
पहले छात्र को पूछिए, छात्र क्या करता है, उसे देखता है, परखता है, समझता है और बाद में उस पर प्रश्न तैयार करता है। अगर उसे करना नहीं आता तो अध्यापक क्या करेंगे, पद्य विश्लेषण हेतु उस पर कुछ प्रश्न या कृतियां तैयार करेंगे और इसे वो छुड़ा लेंगे। आगे देखते हैं, कृति देखिए कौन कौन सी दी है। कृति पहली, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु, मधु इसके लिए शब्द आया है कविता में शहद। प्रेम के लिए प्यार, शब्द के लिए बोलना और समय के लिए वक्त, ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं। दूसरा देखिए, चुप रहने के 2 फायदे लिखिए। तो मेरे ख्याल से पहला फायदा है झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं क्योंकि हम चुप बैठे हैं, और दूसरा है मन में शांति रहती है। अगर हमने झगड़ा नहीं किया तो हमारे मन में एक प्रकार की शांति बनी रहती है। कविता की पहली 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। जो किताबें यह कविता है, इस कविता की पहली 4 पंक्तियां, उनका अर्थ लिखना है। आओ अभ्यास करें। इसमें अलग अलग कृतियां दी हैं। जैसे पहली है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है जायका, इसका मतलब होता है स्वाद, यह पर्यायवाची शब्द है। इल्म, इसका पर्यायवाची शब्द है ज्ञान या जानकारी। इसमें देखिए किताबें यहाँ रखते थे। अब किताबें कहाँ कहाँ रखते थे, इसका उल्लेख इस कविता में आया है। जैसे कि रिहल पर, गोदी में, सीने पे और घुटनों पर। यह इसका सही उत्तर है। इसके अलावा तीसरी कृति देखिए, किताबें कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और ये जो पंक्तियां थी, इस पंक्तियों को स्पष्ट करते समय इस कविता का कौन सा उद्देश्य है, उसे मैंने संक्षेप में आपको बताया था। और आगे देखते हैं, आओ सृजन करें। इसमें देखिए कृति दी है, एक किताब की आत्म कहानी, इस विषय पर निबंध लिखिए। किताब की आत्म कहानी, यह आत्मकथनात्मक निबंध है। इसमें किताब खुद बोल रही है, ऐसी कल्पना करते हुए उसका जन्म या इसकी मृत्यु, या वह कब नष्ट हुई, कैसे नष्ट हुई, उसके जीवन में कौन से उतार चढ़ाव आए, ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ती हैं और तब कहीं जाकर वह निबंध बन जाता है, किताब की आत्म कहानी। और दूसरी कृति दी है, किताब हमारे मित्र मार्गदर्शक, इस पर घोष वाक्य तैयार कीजिए। कोई एक घोष वाक्य अपने शब्दों में पूरा करना है। और यहाँ पर दिया है कि हम किताब हमारे मित्र एक मार्गदर्शक, इस विषय पर घोष वाक्य तैयार करने हैं। तो अपनी इस नोटबुक में घोष वाक्य तैयार कीजिए। कम से कम 2-3 तो होने चाहिए, तो उसे लिखकर तैयार कीजिए। और इस कृति को पूर्ण करने के लिए पूरक सामग्री स्रोत दिया है, सफदर हाशमी रचित किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कविता सुनिए। अब ये सफदर हाशमी, इस नाम से इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको इनकी जानकारी प्राप्त होगी। और इनकी जो कविता है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इस कविता को ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये आज के दिन इतनी कृतियाँ कीजिए और ये जो सेतु अभ्यास उपक्रम शुरू हैं, इसमें भी अपना योगदान दो। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।